हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था और किन के बीच में हुआ था। तो याद रखना है आप लोगों को, प्लासी का जो युद्ध था ये 1757 में हुआ था। यह युद्ध नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। जैसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आपको हल करते हैं, उससे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है कि क्वेश्चन जो है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और समझना है कि क्वेश्चन आपसे आखिर डिमांड क्या कर रहा है, पूछना क्या चाहता है। जैसे इसमें क्या पूछ रहा था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था और किन के बीच में हुआ था, बस इतना ही आपको बताना है। ज़्यादा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, कई बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं आधा पेज लिख देंगे, 1 पेज लिख लेंगे, इससे क्या हो जाएगा, हमारे 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। लेकिन टीचर इससे क्या करेगा, उसको समझ जाएगा कि कुछ से कुछ लिख दिया है, इसलिए वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई अच्छा टीचर हुआ तो 1 नंबर दे देगा या फिर नहीं तो कट करके हटा देगा। क्योंकि जानता है टीचर भी कि 2 नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 वर्ड में लिखना है, और ये इतना कुछ लिखा है मतलब जरूर कुछ गड़बड़ ही लिखा होगा। इसलिए आपको एक चीज़ याद रखना है, क्वेश्चन जितना आपसे डिमांड करे, जो जितना पूछा जाए, सिंपल और सटीक वे में आपको लिखना है। समझ गए? इसी तरह से चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स की नीति किसने लागू की थी। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स जो नीति है, ये जो इसको किसने लागू किया था, तो आप पहले ये समझ लीजिए कि ये नीति था क्या। तो ये क्वेश्चन आपसे बस इतना पूछ रहा है कि लागू किसने किया था, तो डलहौजी ने लागू किया था। ये नीति लागू कब की गई थी, तो यह नीति 1848 से 1856 तक लागू रही थी। अब इसके तहत क्या था, यानी कि इस नीति में खास आखिर था ऐसा क्या, तो इसके तहत जिन रियासतों का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था वे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली जाती थी। इस नीति के अंतर्गत झांसी, सतारा, नागपुर, अवध जैसे राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किए गए थे। सिंपल सा आपको याद रखना है। और देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स की नीति को लागू किसने किया था, तो याद रखना है डलहौजी। ऑप्शन में रहेगा डलहौजी, वेल्जली, या फिर इसी तरह से 2 और नाम रहेगा, तो याद रखना आपको डलहौजी। अब इस नीति में क्या था कि जिस भी राज्य का कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं होता था, यानी कि किसी राज्य में, जैसे कि मान लीजिए झांसी की रानी जो थी, उनका पुत्र नहीं था, वो दत्तक पुत्र गोद ले लिए थे, तो जो अंग्रेज थे वो क्या कहते थे कि नहीं, दत्तक पुत्र से काम नहीं चलेगा। अगर आपका कोई अपना बेटा नहीं है तो आप किसी को गोद नहीं ले सकते, वो राज्य हमारे जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसमें मिला लिया जाएगा। तो यही थी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, जो कि लागू किसके द्वारा किया गया था नीति को, तो डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। और लागू कब से कब तक रही थी, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, तो 1848 से 1856 तक। और इस नीति के अंतर्गत किस साम्राज्य को, जो जितने भी साम्राज्य थे उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो साम्राज्य का नाम भी याद रख लेना, 1-2 याद रखेगा फिर भी काम चल जाएगा। झांसी तो याद ही रहेगा, सतारा, नागपुर और अवध, इन सब राज्यों के पास अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ये सब दत्तक पुत्र गोद लेकर के उसको राजा बनाना चाहते थे, लेकिन ये जो डलहौजी था ये ऐसा नहीं होने देना चाहता था, इसलिए इन सभी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था डलहौजी के द्वारा। समझ गए? तो यही थी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स। अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ए ह्यूम की पहल पर की गई थी। ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये फिक्स है कि इस दोनों में से एक पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही। हो सकता है ये दोनों पॉइंट रह ले, लेकिन एक पॉइंट तो रहेगा ही कि जैसे पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ही कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है ये किसके पहल पर हुई थी, तो ए ह्यूम की पहल पर की गई थी। ये फिक्स है कि पूछेगा ही। और लघुत्तरीय में आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस तरह से हुई थी, तो संक्षिप्त में उत्तर देता। आप लोग को इस तरह से बताना है कि ए ह्यूम की पहल पर 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इतना तो समझ गए। इसका जो पहला अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये बंबई में हुआ था, जिसका कि वर्तमान में नाम है मुंबई। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो विमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस का उद्देश्य भारतीयों को एक मंच पर लाना था और उनके राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना था अंग्रेजों से। ठीक है, तो यही था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसका उत्तर आप लोगों को इस तरह से लिखना है, और इस उत्तर को अगर आप लोग अच्छे से याद रखते हैं तो 2 से 3 नंबर आपके पक्के ही हैं, कंफर्म। 5 नंबर भी आ सकते हैं, सिर्फ इतना याद रख सकते हैं, लेकिन 2 नंबर या 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बता देते कैसे। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना याद रखेगा 28 दिसंबर 1885। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किसकी पहल पर की गई थी, तो ए ह्यूम की पहल पर। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका पहला अधिवेशन कब कहाँ हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो मुंबई में। चौथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी पहली अध्यक्षता किसने की थी? तो विमेश चंद्र बनर्जी ने किया गया था। इतना सारा कुछ आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, समझ गए। और ये अगर लघुत्तरीय में पूछ सकता है लेता है तो सोच सकते हैं इसे 3-4 नंबर आपके इतना याद करने से पक्का हो जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां पर हुआ था? क्या पूछ रहा है कि कब हुआ था और कहां पर हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहां पर हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। पंजाब में एक जगह है अमृतसर, वहां पर हुआ था। अब हुआ क्यों था, थोड़ा अगर 2 नंबर में पूछ रहा है, लघुत्तरीय में पूछ रहा है तो आपको ये भी बताना पड़ेगा आखिर हुआ क्यों था। तो रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में लोग जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। अब कहीं आपसे ये भी पूछ सकता है कि रोलेक्ट एक्ट था क्या? तो रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था। इसमें क्या था कि किसी भी भारतीय पर अंग्रेज जो थे वो कोई भी बिना मुकदमा चलाए उन पर कोई भी उनके ऊपर मुकदमा चलाए उनको सीधा जेल में बंद कर सकती थी। यही था रोलेक्ट एक्ट, इसीलिए इसे रोलेक्ट एक्ट को भारतीयों के द्वारा काला कानून भी कहा गया था। तो क्या हुआ था कि रोलेक्ट एक्ट जो आया था इसी का विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे, इकट्ठा हुए थे। जनरल डायर ने सभा पर अंधाधुंध गोली चलवाई। जनरल डायर ने क्या किया कि सब पर गोली चलवा दी। उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया था। तो यही था जालियांवाला बाग हत्याकांड। याद रखिएगा, इसमें से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, वो भी आप याद रखेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कहां पर हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में। और आपसे पूछा जा सकता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के में किस जनरल ने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो जनरल डायर ने। नाम याद रखिएगा, इतना कुछ आप लोग, ठीक है। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग हिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन का नोट्स है, पीडीएफ है, नहीं लिए तो आप लोग किस तरह से ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ये नोट्स ले चुके हैं, तो जो भी बच्चे पहले से ले लिए वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। जो लोग अभी तक इस नोट्स को नहीं लिए, गेस्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिस्ट्री का वो नोट्स, तो आप लोग को बता देते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो ये जो नोट्स रहेगा इसमें आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन और पीवाईक्यू। अब ये किस तरह से रहेगा तो देखिए, आपकी हिस्ट्री के जो बुक है क्लास 12 का उसमें टोटल 15 चैप्टर है। तो टोटल मिला करके क्लास 12 में आपको पढ़ना है केवल और केवल 15 चैप्टर। अब इन 15 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज सभी के सभी इसमें ऐड कर दिए गए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे इस पहला पीडीएफ में ऐड कर दिया गया, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट किया गया और लास्ट के 15वें चैप्टर तक जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि छोड़ा गया है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है और उसको इसमें ऐड नहीं किया हुआ है। सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया गया, समझ गए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। साथ ही साथ आपको मिलेगा पिछले 14-15 साल में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, सारा का सारा आपको उत्तर के साथ आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। इतना सब कुछ मिल रहा है और इसका जो प्राइस है वो केवल और केवल 20 रुपीज है। इतना कम इसीलिए है ताकि हर एक बच्चा जो इस पीडीएफ को ले सकेगा, एफोर्ड कर सकेगा। ये आपको पे कैसे करना और मिलेगा कैसे, तो ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं, ये नंबर है। और जैसे आप लोग ये नंबर डालिएगा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में, तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना है, 20 रुपीज केवल और केवल 20 रुपये पे कर देना इसी नंबर पे और स्क्रीनशॉट लेकर के जो आप पे कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर से व्हाट्सएप है, उस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है। और बस एक छोटा सा मैसेज कर देना स्क्रीनशॉट भेजने के बाद हिस्ट्री, जिससे कि ये पता चल जाए कि आपको हिस्ट्री का पीडीएफ चाहिए। जैसे ही आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, सब्जेक्ट का नाम बताओगे, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इसमें जितना क्वेश्चन है अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। न ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे एक भी छूटेगा, न सब्जेक्टिव प्रश्न आपसे छूटेगा। आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 99% क्वेश्चन आप लोगों से इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। क्यों देखने को मिल जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो क्लास 12 की बुक से ही, हिस्ट्री के बुक से ही, किसी चैप्टर से ही, और हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, सारा इसमें ऐड कर दिया गया है। अगर इसको कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। इसको लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं, जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक नहीं लिए, इस पीडीएफ को आप लोग जरूर ले लीजिएगा। चलिए बात है अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये जो गांधी इरविन समझौता था ये कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में ये गांधी इरविन समझौता हुआ था। नाम से ही पता चला है गांधी और इरविन समझौता, यानी इतना तो हमें कंफर्म हो ही गया कि ये किसके बीच हुआ होगा ये समझौता, तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच ये समझौता हुआ होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। अब इसमें हुआ क्या था, तो इसके तहत महात्मा गांधी को या फिर गांधी जी ने सवर्ण आज्ञा आंदोलन समाप्त करने और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति दी।
बदले में ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया यानी कि छोड़ दिया और नमक बनाने के लिए अनुमति देने का वादा किया। सिंपल सा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था और इसमें हुआ क्या था, तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन के बीच में। इसमें हुआ क्या था कि गांधी जी से बोला गया था कि आप सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन जो है उसको समाप्त कर दीजिए और गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लीजिए। इसके लिए सहमति बना दी थी गांधी जी ने। और बदले में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, गांधी जी तो ये किए थे कि वो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन जो था उसको समाप्त कर दिए थे और गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें भाग लेने के लिए मान गए थे। गांधी जी इतना कुछ कर दिए थे। अब इसका बदला में अंग्रेज क्या किया था, तो ब्रिटिश सरकार ने जो राजनीतिक बंदी थे उन सबको रिहा कर दिया था यानी कि छोड़ दिया था और नमक बनाने के लिए अनुमति दे दिया था, आज्ञा दे दिया था। तो इतना सारा कुछ किया था काम ब्रिटिश सरकार ने और ये सब काम किए थे गांधी जी ने। गांधी इरविन समझौता में यही सब हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी आपका 5 नंबर तक फिक्स हो सकता है और कम से कम 2 नंबर तो आपके पक्के ही हो जाएंगे कि रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी और कहां पर हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। रेल परिवहन की जो शुरुआत है ये 16 अप्रैल 1853 को हुई थी और पहली ट्रेन जो है ये मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी, जिसकी की दूरी 34 किलोमीटर थी। इसमें 14 बोगियां थी और लगभग 400 यात्री इसमें सवार थे। यह भारत में आधुनिक परिवहन प्रणाली की शुरुआत का प्रतीक था। याद रखिएगा, भारत में जो पहली बार रेलवे की शुरुआत है वर्ष 1853 में की गई थी और कहां से कहां तक ये ट्रेन चली थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। समझिए, मुंबई के बोरी बंदर से। ये दोनों आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा लघु उत्तरीय में। तो आप लोग को इस तरह से लिखना है कि रेल परिवहन की शुरुआत भारत में कब और कैसे हुई थी, तो इसी तरह से हुई थी। इस तरह से आप लोग याद रखिए। देखिए, जितना क्वेश्चन आपको बताना है सभी क्वेश्चन को आपको बस समझना है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। बस आपको रिवीजन के लिए ऊपर जो पीडीएफ बताएं, पीडीएफ ले लीजिएगा, उसमें आपको ये सारा प्रश्न का उत्तर देखने को मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर अभी आपको जो समझा रहे हैं इसको आपको अच्छे से समझ लेना है और पीडीएफ में जितना उत्तर है उस सब को आप लोगों को बस रिवाइज करते रहना है एग्जाम तक। और एग्जाम में जाकर के आपको क्या करना है, आप समझे तो रहेंगे ही, बस अपने भाषा में बना करके अपने प्रश्न के उत्तर को लिखना है, यानी कि अपने शब्दों में लिखना है। जैसे आप एग्जाम में जाएगा ना, आपके हाथ में जो क्वेश्चन आएगा उसके पहले पेज में पहला लाइन ही होगा, पहला लाइन नहीं, जो पहला पेज होता है ना उसका सबसे नीचे वाला जो लास्ट लाइन होगा वो देखिएगा, उसमें लिखा होगा कृपया करके अपने शब्दों में अपने उत्तर को लिखिए। यानी कि आपसे जो एग्जामिनर है वो भी बोल रहे हैं कि आपको बुक का लैंग्वेज, गेस्ट पेपर का लैंग्वेज या कहीं से किसी का लैंग्वेज नहीं लिखना है, बस आपको अपनी लैंग्वेज में उत्तर को लिखना है। तो वही आपको करना है। कहीं से भी आप पढ़ते हैं ना कुछ भी, तो बस आपको समझ के रखना है और एग्जाम में जाकर के अपनी भाषा में बना करके अपने उत्तर को प्रस्तुत करना है। समझ गए? चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है। तो भारत का जो पहला नागरिक है ये भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है और वे देश के प्रमुख कार्यकारी होते हैं। सिंपल से आपको एक लाइन में याद रखना है कि भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। संविधान के अनुसार, हमारा जो संविधान है उसके अनुसार जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है और वे देश के सबसे प्रमुख कार्यकारी होते हैं। तो इस तरह से आपको इस आंसर को लिखना है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लघु उत्तरीय में 90% चांस है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। इससे फिक्स है कि अगर इतना याद कर लिया ना, इससे भी आपके 5 नंबर तक पक्के हो सकते हैं। लघु उत्तरीय में आपसे पूछ लिया तो 2 नंबर हो जाएगा और 2 से 3 नंबर का इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसलिए इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने जो पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। दूसरा वजह ये है कि महात्मा गांधी ने अपना जो सत्याग्रह है वो बिहार के चंपारण से शुरू किया गया था, इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ गए? तो महात्मा गांधी ने पहली बार जो सत्याग्रह है वो शुरू किया था वर्ष 1917 में बिहार के जो चंपारण क्षेत्र है वहां से। यह सत्याग्रह नील की खेती करने वालों किसानों के समर्थन में था, जिन्हें अंग्रेज जमींदार अत्यधिक कर कारण यानी कि टैक्स के कारण शोषित कर रहे थे। इस आंदोलन के कारण किसानों को राहत मिली और गांधी जी ने यह प्रयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई रणनीति के रूप में उभारा गांधी जी को। सिंपल सा था कि इसका प्रयोग गांधी जी ने, पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने कब किया था, याद रखना, 1917 में किया था। और 1917 में कहाँ पर किया था, तो बिहार के चंपारण में। ये तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखना है। अब इस आंदोलन में हो क्या रहा था जिस वजह से गांधी जी को सत्याग्रह करना पड़ा था, तो जो नील की खेती करने वाले किसान थे उनके समर्थन में गांधी जी ने ये सत्याग्रह किया था। उसमें हो क्या रहा था कि अंग्रेज और जमींदार जो थे वो अत्यधिक कर वसूल कर रहे थे किसानों से। कर मतलब जो टैक्स होता है वो ज़्यादा कलेक्ट कर रहे थे किसानों से और उनका शोषण कर रहे थे। इस आंदोलन के कारण, इस वजह से गांधी जी ने क्या किया था, सत्याग्रह यहाँ पर सबसे पहली बार शुरू किया था। और इस आंदोलन के कारण ही किसानों को राहत मिली थी, गांधी जी के कारण ही। और गांधी जी का यह जो प्रयोग था ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई रणनीति के रूप में उभारा। तो इस तरह से आपको याद रखना है।
आशा करता हूँ आप लोगों को जितना प्रश्न बताएं सब लोग आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, जिसमें कि और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है हिस्ट्री के या और भी सब्जेक्ट के, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। और ऊपर जो आपको पीडीएफ बताएं वो पीडीएफ का आप लोग जरूर ले लीजिएगा। उसमें जितना क्वेश्चन है उस सबको अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न हिस्ट्री में छूटने वाला नहीं है। चाहिए आप लोग और भी किसी सब्जेक्ट का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सेम उसी तरह से केवल और केवल 20 रुपीज पे करके आप लोग किसी भी सब्जेक्ट का आर्ट्स में पीडीएफ ले सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और आर्ट्स में आपका जो भी सब्जेक्ट हो सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।